हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के जिस चमकते सितारे के बारे में बात करेंगे, उसकी सारी जिंदगी गुमनामी के अंधेरे में गुजरी है। कभी उसकी पोइट्री को इस लायक नहीं समझा गया कि उन्हें पब्लिश किया जा सके, तो कभी उसने खुद ही अपने सारे पोएटिक वर्क को आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, एक ऐसा राइटर जिसकी राइटिंग उसके दौर से बहुत आगे की थी, उसे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार उसे कैसे सफलता मिली, आइए देखते हैं। जेराल्ड मेनले हॉपकिंस का जन्म 28 जुलाई 1844 को स्ट्रैटफर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। वो मैनले और कैथरीन के 9 बच्चों में सबसे बड़े थे। इनके पिता मैनले हॉपकिंस एक एंग्लिकन थे। एंग्लिकन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का मेंबर होता है। तो इनके पिता एक एंग्लिकन थे जो हवाई में ब्रिटिश काउंसिल जनरल भी रहे थे और पोएम्स भी लिखते थे। इन्होंने अपनी कुछ पोएम्स पब्लिश भी कराई थी। हॉपकिंस ने हाईगेट ग्रामर स्कूल में पोएट्री प्राइज जीता और 1863 में उन्हें बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की ग्रांट मिली, जहां उन्होंने क्लासिक्स की स्टडी करने के साथ साथ पोएट्री लिखना भी जारी रखा। हॉपकिंस ऑक्सफोर्ड से इतने अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ पास आउट हुए कि बेंजामिन जावेट, जो कि उस वक्त लेक्चरर थे और आगे चल के बैलियल कॉलेज के मास्टर भी बने, उन्होंने हॉपकिंस को द स्टार ऑफ बैलियल कहा था। हॉपकिंस ने प्रीस्ट बनने का फैसला किया पढ़ाई के बाद, और उन्होंने इसके लिए 1868 में जेजुइट नोविशिएट ज्वाइन किया। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो प्रीस्ट बनने के पहले ली जाती है। और यह निश्चय करते हुए उन्होंने अपनी सारी पोएटिक क्रिएशंस जला दी कि वो अब पोएट्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि पोएट्री उनके प्रोफेशन को बिलोंग नहीं करती है। इसके बाद से 1875 तक वो सिर्फ अपनी डायरी में नेचर और उनकी फिलॉसफी के बारे में लिखते रहे। इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा है। हॉपकिंस की फिलॉसफी हर नेचुरल थिंग की इंडिविजुअलिटी पर जोर देती थी, जिसे वो इंस्केप कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक सेंसुअस इंप्रेशन की अपनी खुद की इलूसिव सेल्फनेस होती है। प्रत्येक दृश्य उनके लिए एक स्वीट स्पेशल सीन था। दोस्तों, अगर आपको इनकी फिलॉसफी नहीं समझ में आए तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब हम इनकी पोएम्स पर वीडियो बनाएंगे तो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी, क्योंकि तब आपके सामने एक एग्जाम्पल भी होगा। तो इसीलिए अभी फिलॉसफी पे ज़्यादा ध्यान न देके हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। 1874 में हॉपकिंस थियोलॉजी स्टडी करने के लिए नॉर्थ वेल्स के सेंट ब्यूनोस कॉलेज गए। यहाँ पर इन्होंने वेल्श लैंग्वेज सीखी, जो कि वेल्स की नेटिव लैंग्वेज है। यानी वेल्स के जो मूल निवासी होते हैं वो वेल्श लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये लैंग्वेज लगभग खत्म सी है। इस लैंग्वेज के प्रभाव में आकर और अपने सीनियर से मिले इनकरेजमेंट से उत्साहित होकर हॉपकिंस ने एक बार फिर से पोएट्री लिखना शुरू किया। 1875 में 5 फ्रांसिस्कन नन्स की एक शिप दुर्घटना में डेथ हो जाने से विचलित होकर हॉपकिंस ने अपने 7 साल के साइलेंस को तोड़कर एक लॉन्ग पोयम द रेक ऑफ द डचेस लैंड लिखी। ये शिप जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा था और रास्ते में इंग्लैंड के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से ये 5 नन्स भी थीं। और इस वजह से हॉपकिंस बहुत ज़्यादा विचलित हुए कि ये नन्स तो जो हैं वो गॉड के लिए ही, मतलब गॉड की कृपा होनी चाहिए उन पे या जैसा भी कुछ। तो ये एक बहुत बेहतरीन ये पोयम है। लेकिन इसके बावजूद इस पोएम्स को जेजुइट मैगजीन द मंथ ने रिजेक्ट कर दिया कि ये पोएम पब्लिश किए जाने लायक नहीं है। हॉपकिंस ने सॉनेट्स की एक सीरीज भी लिखी, जो लैंग्वेज और रिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही ओरिजिनल थी। इन सॉनेट्स में द विंडहोवर भी शामिल थी, जो आज की सबसे ज़्यादा एनालाइज की जाने वाली पोएम्स में से एक है। दोस्तों, विंडहोवर एक किस्म का बाज होता है और ये पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इस पर जल्दी ही हम लोग वीडियो बनाया जाएगा। हॉपकिंस ने पोएट्री लिखना जारी रखा, लेकिन उनकी पोएम्स सिर्फ मैनस्क्रिप्ट में उनके फ्रेंड्स और फेलो पोएट्स के द्वारा ही पढ़ी जाती थीं। इन साथियों में रॉबर्ट ब्रिजेस, जो कि आगे चलकर पोएट लॉरियट भी बने, कन्वेंट्री कवेंट्री पैटमोर और रिचर्ड डिक्सन शामिल थे।
हालांकि उस दौर की पॉपुलर पोइट्री से बिल्कुल अलग होने की वजह से ये पोएम्स उनके साथियों के लिए भी स्ट्रेंज थीं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमेशा हॉपकिंस को एनकरेज किया। 1877 में हॉपकिंस प्रीस्ट बनाए गए और इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं देने के अलावा उन्होंने लंकाशायर के स्टोनीहर्स्ट कॉलेज में क्लासिक्स भी पढ़ाया। 1884 में हॉपकिंस को यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में प्रोफेसर ऑफ ग्रीक लिटरेचर के रूप में अपॉइंट किया गया, लेकिन हॉपकिंस आयरलैंड में खुश नहीं थे। उन्हें वहाँ का एनवायरनमेंट अनसुटेबल लग रहा था। इसके अलावा वो बहुत अधिक काम कर रहे थे और उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। उनको काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी यहाँ पर, और इस वजह से वो बहुत दर्द झेल रहे थे। 1885 में हॉपकिंस ने सोनेट की एक और सीरीज लिखी। इन सोनेट्स में हॉपकिंस की मायूसी झलकती है, जो कि उनकी स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक फ्रस्ट्रेशन की वजह से पैदा हुई थी। ऐसा लगता है कि वो प्रेयर्स में भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं पा रहे थे और एक आर्टिस्ट के रूप में भी वो फेल हो रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने ये सोनेट्स लिखी हैं, मतलब उनकी इन सोनेट्स में ये उनकी फीलिंग दिखाई देती है। और इन सोनेट्स को टेरिबल सोनेट कहा जाता है। और टेरिबल सोनेट इसलिए नहीं कि ये सोनेट टेरिबल थी, बल्कि इनमें जो एक पैथोस की भावना है पूरी पोयम में, बहुत ही ज्यादा जो दुख है, उसकी वजह से इन्हें टेरिबल सोनेट्स कहा जाता है। इन्हीं सोनेट्स में से एक मेरी बहुत पसंदीदा है, दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड, जिसके शुरुआत में ये गॉड से शिकायत करते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ। सारी काबिलियतों, सारी चीज़ों, इतनी मेहनत और आपके ऊपर इतने विश्वास के बावजूद, मैं तो आपका ही काम करता हूँ, उसके बावजूद मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ। और उसके लास्ट के हिस्से में वो ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मुझे कुछ क्रिएटिविटी दीजिए जिससे कि मैं कुछ नया क्रिएट कर सकूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन पोएम्स हैं। जब भी आपको मौका मिले तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। डबलिन में हॉपकिंस ने म्यूजिकल कंपोजिशन का टैलेंट भी डेवलप किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम ही कंपोज किया है, लेकिन उनका म्यूजिकल कंपोजिशन भी उनकी पोएट्री की ही तरह ओरिजिनल है। इसके अलावा उनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। और असल में उनकी डायरी में जो उन्होंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, वो खास तौर से पेड़ों की, फूलों की और वेव्स के ऊपर हैं। और इतने डिटेल में उन्होंने वो ड्राइंग बनाई है, जिससे देख के पता चलता है कि वो इन चीज़ों को कितनी बारीकी से देखते थे, और शायद इसी वजह से वो अपनी पोएम्स में इनका इतना अच्छा इस्तेमाल करते थे। हॉपकिंस के फ्रेंड उन्हें पोएम्स पब्लिश कराने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, उनसे कहते थे कि आप अपनी पोएम को अब पब्लिश कराएं, लेकिन हॉपकिंस ने हमेशा ही इनकार किया। शायद उनको ये बात समझ आ गई थी कि उनकी पोइट्री का समय अभी नहीं आया है, यानी जिस तरह की पोइट्री वो लिखते हैं ये उसका दौर नहीं है। आगे जब वक्त आएगा तो शायद वो इसको पब्लिश करा सकें। अपने लाइफ टाइम में हॉपकिंस ने सिर्फ अपनी कुछ इमेच्योर पोएम्स और कुछ लैटिन पोएम्स को ही प्रिंट फॉर्म में देखा, और जिन्हें कि वो काफ़ी इंजॉय करते थे। 8 जून 1889 को टाइफाइड से 8 जून 1889 को टाइफाइड से हॉपकिंस की डेथ हो गई। और हॉपकिंस की डेथ के बाद उनके फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिजेस ने उनकी कुछ पोएम्स पब्लिश कराईं। उन्हें ये उम्मीद थी कि इस तरह से धीरे धीरे हॉपकिंस की स्टाइल ऑफ पोएट्री को एक्सेप्टेंस मिलेगा, और एक बार अगर उस स्टाइल को लोग समझने लगेंगे तब वो उनका ज़्यादा काम पब्लिश करा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ उनकी जो उन्हें पसंदीदा पोएम्स थी उन्हें पब्लिश कराया। हॉपकिंस की डेथ के लगभग 29 साल बाद 1918 में रॉबर्ट ब्रिजेस, जो कि अब पोएट लॉरियट बन चुके थे, को एहसास हुआ कि अब हॉपकिंस की पोएट्री का टाइम आ गया है, और उन्होंने हॉपकिंस की पोएम का फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन पब्लिश कराया। हॉपकिंस की पोएम पब्लिश तो हो गई, लेकिन उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिलने में 10 साल लग गए, और 1930 के बाद उनके काम को उनकी सेंचुरी का मोस्ट ओरिजिनल, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी अकॉम्प्लिशमेंट्स के रूप में पहचान मिली। यानी कि इस वक्त लोगों को पता चला, इस वक्त जो वहाँ के लीडिंग राइटर थे उस दौर के, उनको समझ में आया कि अरे ये तो इतना एक अच्छा बेहतरीन राइटर था, और जो हमारे बीच से इतने साल जा चुका है पहले,
और जिसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उनके काम को अब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिल रही थी। हॉपकिंस को फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न्स के रूप में जाना जाने लगा, यानी हॉपकिंस ऐसे पहले राइटर थे, पहले राइटरों में से थे जिन्होंने मॉडर्न पोइट्री लिखनी शुरू करी। हालांकि देखिए, हॉपकिंस जो है विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी पोइट्री जो है वो मॉडर्न एज की पोइट्री है। शायद इसी वजह से उनके लाइफ टाइम में उनकी पोएम्स को सफलता नहीं मिलती थी। हॉपकिंस का इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी के लीडिंग पोएट्स जैसे कि टी.एस. एलियट, डिलन थॉमस, डब्ल्यू.एच. ऑडेन और भी बहुत सारे राइटर्स के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये प्रभाव इतना गहरा और व्यापक था कि मॉडर्न पोएट्री का स्वरूप ही बदल गया। पोएट्री की दुनिया में हॉपकिंस का इन्फ्लुएंस लंबे समय तक बना रहा और आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।